जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अच्युत को अपने प्यारे से परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग अंग्रेजों का बंगाल विजय पढ़ेंगे। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विजय को पढ़ेंगे, जानेंगे कैसे हुआ अंग्रेजों का बंगाल पे विजय। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इसको अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग को भी जानकारी हो जाए। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्त। अंग्रेजों का बंगाल विजय टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बंगाल एक समृद्ध राज्य था। वहां की कृषि व्यवस्थाएं बहुत बेहतरीन थी तथा द्वाब क्षेत्र में कृषि उन्नत होती थी। बंगाल समुद्र के किनारे होने के कारण वहां पे यूरोपीय कंपनियों का व्यापार करना बहुत आसान होता था। जैसे कि कोई भी सामान वहां से ले जाना, समझे ना, कोई भी सामान वहां से ले जाना आसान होता था क्योंकि नाव पे बैठाइए, सामान लेके वहां से चले जाइए। तो ये आसानी होती थी यूरोपीय लोगों को। एक पॉइंट है कि 1717 में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को मुगलों से स्वतंत्र कर लिया। 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां बने। अलीवर्दी खां मुगलों को टैक्स देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार इन्होंने मुगलों से पूर्णतः बंगाल को स्वतंत्र कर दिया। अलीवर्दी खां एक योग्य शासक थे जो कि कंपनी को भी टैक्स मुक्त व्यापार नहीं करने देते थे। टैक्स लेके ही कंपनी व्यापार कर रही थी इनके शासनकाल में। अलीवर्दी खां बहुत योग्य शासक थे, बहुत योग्य शासक नवाब थे। अलीवर्दी खां का एक नेचर बहुत अच्छा था कि वो अंग्रेजों से बहुत दूरी बनाकर रहते थे। मतलब वो बोलते थे, खुद उनका अपना स्टेटमेंट था कि अंग्रेजों से बहुत दूरी बना के रहो। अंग्रेज से अगर दूरी बना के रहोगे तो वो शहद देंगे, अगर उनसे दुश्मनी करोगे तो वो डंक मारेंगे, अक्सर वो कहा करते थे। और वो ये भी सोचा करते थे कि मेरे बाद बंगाल का नवाब कौन बनेगा। इस बात का ध्यान वो अक्सर रखा करते थे। तो इस प्रकार से वो अपना नवाबी का काम, मतलब जो भी बंगाल में जब तक वो नवाब रहे, वो कंपनी से टैक्स मुक्त व्यापार तो नहीं करने दिए। टैक्स लेते थे, कंपनी से टैक्स लेकर ही कंपनी को अलाउ करते थे कि हाँ भाई आप व्यापार कीजिए यहाँ पे। लेकिन कंपनी चाहेगी, ये बात कंपनी चाहेगी कि अलीवर्दी खां कब यहाँ बंगाल के नवाब से हट जाए ताकि हम टैक्स मुक्त व्यापार कर दें। कोई ऐसा नवाब यहाँ का बने कि हमको टैक्स मुक्त व्यापार करने दे। और अलीवर्दी खां थे जो कि अंग्रेजों से बहुत दूरी बनाकर रहते थे। बस काम भर काम करते थे अंग्रेजों से मिलके, बाकी अंग्रेजों से दूरी बनाकर रहते थे। भाई अपना टैक्स दीजिए, आप व्यापार कीजिए, जो भी करना है यहाँ पे कीजिए, लेकिन टैक्स देके कीजिए। अलीवर्दी खां का यह नेचर था। अलीवर्दी खां अपनी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला को नवाब बनाने की योग्य बना रहे थे। उसको आप ये बोल सकते हैं कि सिराजुद्दौला के अंदर वो सारी नीति भर रहे थे, वो सारी ज्ञान दे रहे थे जिससे कि अंग्रेजों से बचा जा सके, कंपनी के हस्तक्षेप से बचा जा सके। तो सिराजुद्दौला को अपने अनुसार काफी ट्रेंड किए। वो उसको भी अक्सर कहा करते थे कि अंग्रेजों से दूरी बना कर रहना, मतलब वो बोलते थे, वो अपने से सोच लिए थे कि हमारे नहीं रहने के बाद इसको ही बंगाल का नवाब बनाना है। और उस टाइम एक व्यवस्था भी रहती थी जिसकी आप लिख दीजिए कि मेरे बाद बंगाल का नवाब यही बनेगा। वैसे ही अलीवर्दी खां अपने मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब वो कंफर्म कर दिए थे कि सिराजुद्दौला ही बनेगा। तो सिराजुद्दौला कौन था? उनकी पुत्री का बेटा था वो सिराजुद्दौला। और ऐसा ही हुआ। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु होती है और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बनता है। और सिराजुद्दौला ठीक अलीवर्दी खां के जैसा ही शासन करता है और कंपनी को टैक्स मुक्त व्यापार नहीं करने देता है। यही कंपनी से टैक्स लेके ही व्यापार करवाता है। तो अंग्रेज का एक सरदर्द पहले तो अलीवर्दी खां ऑलरेडी थे। अलीवर्दी खां थे जो कि कंपनी से टैक्स लेके ही व्यापार करते थे और कंपनी ऐसा नहीं चाहते थे कि हम टैक्स दे के व्यापार करें। जितना देखिए, एक होता है ना कि अंग्रेज ये चाहते थे ना कि जितना शोषण कर सके हम, ओवर आप यही समझ सकते हैं कि जितना शोषण कर सके अंग्रेज यही चाहता था। वो सोचता था कि बंगाल का ऐसा ही कोई नवाब आए जो कि हमको टैक्स मुक्त व्यापार करने दे, अच्छा से व्यापार करने दे, जैसा मेरा मर्जी वैसा काम करे, यहाँ पे कोई हमको बोलने वाला नहीं है। आगे वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे अच्छी तरह से अंग्रेज की नीति क्या है। तो कहां पे थे हम, समझिए यहाँ पे कि सिराजुद्दौला नवाब बन गया। 1756 ईस्वी में मृत्यु हुई अलीवर्दी खां की और उस टाइम सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला भी ठीक उसी प्रकार से काम कर रहा है जैसे कि अलीवर्दी खां कर रहे हैं। और एक पहले तो सरदर्द अलीवर्दी खां अंग्रेजों के थे और दूसरा सरदर्द बन के सिराजुद्दौला आ गए। अब सोचेगा अंग्रेज कि सिराजुद्दौला को गद्दी से कैसे हटाया जाए।
ये नया नया अभी बंगाल का नवाब बने हैं, इनको गद्दी से भी हटाया जा सकता है, तो कैसे इनको गद्दी से हटाया जाए। लेकिन सिराजुद्दौला में बहुत अच्छी, सिराजुद्दौला को मतलब बहुत अच्छी नीतियों द्वारा कुट कुट के नीति भर दिए थे ये अलीवर्दी खान। नवाब के योग्य था सिराजुद्दौला, अच्छा से अंग्रेजों को हैंडल कर लिया, अच्छा से कंपनी को हैंडल कर लिया, टैक्स मुक्त व्यापार करने ही नहीं दे रहा था। मतलब कंपनी के गवर्नर चाहेगा कि सिराजुद्दौला को कैसे जल्दी गद्दी से हटाया जाए। सिराजुद्दौला भी कंपनी गवर्नर अर्थात अंग्रेज से काफी तंग आ गए थे। और इस विषय कहानी 20 जून 1756 को यह होती है कि कलकत्ता में 146 अंग्रेज को सिराजुद्दौला एक निर्वात घर में बंद कर देता है, जिस कारण से 123 अंग्रेज की मृत्यु हो जाती है और 23 अंग्रेज बचते हैं, जिसमें एक हलवेल नामक अंग्रेज भी बचा था, जो कि इस घटना का गवाही बना था, हलवेल। और इस घटना का नाम कालकोठरी या हलवेल की घटना के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत भयानक घटना थी और यही ऐसी घटना थी जो कि कंपनी के गवर्नर और नवाब के बीच एक युद्ध की पृष्ठभूमि थी। ये जो घटना थी ना, ये एक कंपनी के नवाब और क्या बोलते हैं, कंपनी गवर्नर और बंगाल के नवाब के बीच युद्ध की एक पृष्ठभूमि थी ये घटना। 1757 ईस्वी में कंपनी का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बन के आया। रॉबर्ट क्लाइव आया, वो भी चाहेगा कि टैक्स मुक्त व्यापार करें, जो कि वैसा ऑलरेडी सिराजुद्दौला शासनकाल में है भाई, नहीं करने देगा। तो रॉबर्ट क्लाइव चाहेगा कि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाया जाए। जाहिर सी बात है कि जो भी गवर्नर बन के आएगा चाहेगा कि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाया ही हटाया जाए। तो ये क्या करेगा रॉबर्ट क्लाइव कि अपना कुछ आदमी तैयार करेगा और वो बोलेगा उससे कि तुम जाओ पता करो कि इससे सिराजुद्दौला के शासनकाल से कौन खुश नहीं है, सिराजुद्दौला के शासनकाल से कौन खुश नहीं है, तुम जाके इसके अंदर में पता करो। वो आदमी पता करके बताएगा कि इसकी मौसी ही है जो कि इससे खुश नहीं है, इसके शासनकाल से खुश नहीं है। आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि अलीवर्दी खां के बेटी का लड़का था सिराजुद्दौला, और कौन ना खुश है, इसकी मौसी ही, तो क्यों ना खुश होगी। वो यही चाहती थी कि मेरा बेटा क्यों नहीं नवाब बना, मेरा बेटा नवाब बनना चाहिए था। लेकिन अलीवर्दी खां तो ऑलरेडी सिराजुद्दौला को ट्रेंड किए हुए थे, सिराजुद्दौला को अपने लायक बनाए थे कि बंगाल का नवाब यही बनेगा। लेकिन ये बात उसकी मौसी को अच्छा नहीं लगा था। तो वो जो रॉबर्ट क्लाइव आदमी को तैयार किया था, वो जाके मौसी को पता कर, मतलब मौसी से मिलेगा, पता लगाएगा कि कौन नाखुश है सिराजुद्दौला के शासनकाल से। तो मौसी मिलेगी, आके इस बात को बताएगा किससे, रॉबर्ट क्लाइव से। रॉबर्ट क्लाइव उसकी मौसी से जाके मिलेगा, बोलेगा कि अरे ये सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब है, इससे अच्छा योग्यता तो आपके पुत्र में नजर आ रही है, आपके पुत्र को बंगाल का नवाब होना चाहिए। अब इस बात को आप लोग सोचिए कि आपको किसी से नाराजगी हो और कोई थर्ड पर्सन आके बोले कि नहीं आप ये सही काम कर रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं कि नहीं आप ही के पुत्र को बनना चाहिए बंगाल का नवाब, तो उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बोले कि हाँ मेरे ही पुत्र को बनना चाहिए था, लेकिन क्या अब तो सिराजुद्दौला बन गया। तो पूछे अच्छा ठीक है देखते हैं। अच्छा सिराजुद्दौला के पूछता है ये रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला के शासनकाल से कौन कौन खुश नहीं है। तो बताती है कि हाँ मीर जाफर है, एक व्यापारी है, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे कुछ कि इसके शासनकाल से खुश नहीं थे। तो पूछे कि मीर जाफर कौन है ये। तो मीर जाफर था सिराजुद्दौला के सेना का मुख्य सेनापति, जो कि इससे खुश नहीं था। तो एक मेन पॉइंट इसको मिल गया, मुख्य आदमी इसको मिल गया रॉबर्ट क्लाइव को, जो कि खुश नहीं था। और बात ये रहा कि रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर से मिले कैसे, उसके माइंड में ये चलने लगा वहीं से कि मीर जाफर से उनको मिलना है, मिलेगा कैसे। तो वो जो व्यापारी बताई थी कि व्यापारी भी खुश नहीं है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव उस व्यापारी को लोभ देगा और बोलेगा कि तुम मीर जाफर से मिलवाओ हमको। अब वो व्यापारी इससे बोलेगा कि ठीक है मीर जाफर से मिलवा देंगे, लेकिन उसके लिए हमको आप दोगे क्या। रॉबर्ट क्लाइव उससे सारी बात को बताएगा कि हम सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना चाहते हैं भाई, हम यहाँ पे टैक्स मुक्त व्यापार करना चाहते हैं। बताएगा टैक्स मुक्त व्यापार हम करना चाहते हैं, उसको गद्दी से हटाना चाहते हैं सिराजुद्दौला को। और ये संभव है मीर जाफर से मिलके, क्योंकि मुख्य सेनापति वो है। मीर जाफर से मिलेंगे, सारी बात उसको बताएंगे, हम लोग जो भी करना है, युद्ध करना है या जो भी करेंगे, हम लोग सिराजुद्दौला को हटा लेंगे। मीर जाफर से मिलके सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने वाले हैं, आप हमको केवल सिराजुद्दौला से मिलवा दीजिए। कौन बोलेगा, रॉबर्ट क्लाइव बोलेगा उस व्यापारी से। अब व्यापारी बोलेगा ठीक है हम तो मिलवा देंगे, लेकिन ये बात अगर मीर जाफर से ना बोल के सिराजुद्दौला से बोल दे तो क्या होगा। अब रॉबर्ट का पारा नहीं भाई नहीं 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 बोलना है इससे,
तुम बोलो कुछ ले लो हमसे, बट सिराजुद्दौला से नहीं बताना है, ये मीर जाफर से ही बताना है। बोला कि ठीक है ठीक है, आप हमको, अगर आप जीत जाएंगे, सिराजुद्दौला से युद्ध करके आप जीत जाएंगे, उसको नवाब के पद से हटा देंगे, तो आप हमको बंगाल का 50% खजाने का, बंगाल के खजाने का 50% हिस्सा हमको दे दीजिएगा। और बोला, थोड़ा देर सोचा, फिर बोला कि ठीक है भाई तू ले लेना 50%, कुछ तो मिलेगा। और बोले कि ठीक है, इतना ही नहीं अभी, ये तो बात रही है सिराजुद्दौला से जीतिएगा तब, अभी आप हमको नगद 50 लाख रुपए का उपाय करके हमको दीजिए, तब आपको अभी फिलहाल मीर जाफर से मिलवाएंगे, नहीं तो ये बात को जाके सिराजुद्दौला से बोल देंगे। और बोला कि भाई हम तो इधर भी फंस गए उधर भी फंस गए, कलाई सोच रहा है कि हम इधर भी तो फंस गए उधर भी फंस गए, और नहीं भी देंगे इसको पैसा तो जाके उसको बता देगा, और वो हमको यहाँ पर रहने नहीं देगा। तो कैसे भी जुगाड़ करके 50 लाख रुपया इसको दिया, और ये मीर जाफर से मिलवाया, इसको रॉबर्ट क्लाइव को मीर जाफर से मिलवाया। मीर जाफर जाकर उसको देख के बोलता है कि साहब, आप में तो भर भर के बंगाल का नवाब होने का लक्षण दिख रहा है, आपके अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं, आपको ही बंगाल का नवाब होना चाहिए। रॉबर्ट क्लाइव बोल रहा है मीर जाफर से मिलकर, और बोलता है कि अब ये देखता है मीर जाफर की ये क्या बोल रहा है। अंग्रेज सोचता है कि अंग्रेज तो बहुत लोभी होते हैं, और बोल रहा है रॉबर्ट क्लाइव कि अगर आप चाहें तो ये कुछ देर की बात है, आप बंगाल का नवाब हो जाएंगे, थोड़ी देर की बात है, बंगाल का नवाब हो जाएंगे। बोलता है, सोचता है ये मीर जाफर की अंग्रेज तो ऐसे ही लोभ देते रहते हैं। बोला कि नहीं नहीं ठीक है भाई साहब, सिराजुद्दौला ही यहाँ का नवाब ठीक है ना। खुश होके यहाँ से क्लाइव चल देता है, लेकिन मीर जाफर के माइंड में ये चीज चलते रहता है। सोचता है कि भाई साहब बोल रहा था, कलाई बोला कि थोड़ी देर की बात है, अब बंगाल का नवाब हो जाएंगे, ये कैसे। फिर पत्र लिखता है और कलाई को बुलाता है। कलाई आता है पुनः, बोला कि हाँ आप हो जाएंगे नवाब। कैसे, पूछता है कैसे। फिर पूरा रणनीति बताता है कि आप 40,000 मुख्य सेना का सेनापति हैं। 40,000 बहुत सेना होती है, 50-60 हजार सेना था सिराजुद्दौला के शासनकाल में, तो 40,000 बहुत सारी सेनाएं होती है, और मुख्य सेना का सेनापति आप ही हैं। हम लड़ाई करेंगे सिराजुद्दौला से, और उस टाइम आप इस सेना को निष्क्रिय रखिएगा, लड़ाई में आपको नहीं भेजना है इस सेना को। ये बोलता है कि डायरेक्ट कैसे पॉसिबल है ये चीज। मीर जाफर बोलेगा कि डायरेक्ट ये चीज कैसे पॉसिबल है, हम इसको रखेंगे। तो बोलेगा कि हाँ, आप उसको सिराजुद्दौला को ऐसा ही कोई दिन देखा जाएगा जिससे कि ये मतलब चीज संभव हो सके कि सिराजुद्दौला को भी ये चीज पता नहीं लगेगा हम लोग रणनीति बनाए उसको हराने का, और मतलब हम लोग का काम भी सफल हो जाए। तो ये ऐसा ही दिन भी चूज करेगा, सब आगे अभी आप लोग को बता रहे हैं, ऐसा ही दिन भी चूज करेगा जिससे कि मीर जाफर के मतलब संदर्भ में ये भी नहीं लगे सिराजुद्दौला को कि मीर जाफर हमसे षड्यंत्र में फंसाया है, सेना को निष्क्रिय रखा है। सिराजुद्दौला को नहीं लगेगा जिस टाइम सिराजुद्दौला मारा जाएगा। और देखिए थोड़ा डिमांड बताते हैं आपको, उसके बाद ये सभी कहानी बताएंगे। यहाँ पे बोलेगा कि हम बंगाल का नवाब बना देंगे। रॉबर्ट क्लाइव बोलेगा मीर जाफर से कि आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे, और आप हमको बंगाल के 24 फरगने चुने थे। ये सब रॉबर्ट क्लाइव 24 फरगने का मालिक बना दीजिएगा, जमींदारी 24 फरगने का दे दीजिएगा, हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे, आपके अंदर में बंगाल चलेगी। मीर जाफर बोलता है ठीक है भाई साहब, ऐसा ही दिन आता है। ठीक ऐसा ही दिन आता है। एक दिन सिराजुद्दौला जा रहे हैं बाहर, तो हर एक रोज आप इतनी बड़ी सेना को नहीं ना लेके जा सकते हैं, नहीं ना लेके जाएंगे, थोड़ा खराब लगेगा या जो भी हो। तो उस दिन कहीं बाहर जा रहे थे सिराजुद्दौला, उनके साथ में दो मुख्य सेनापति नहीं बोलेंगे, दो सेनापति थे, मीरम दाल और मोहन लाल। उस दिन जाने के क्रम में दो सेनापति को ही केवल बोले कि आप लोग चलिए, अपना सेना को लेकर चलिए। लगभग 10,000 की सेना थी इनके साथ में, किनके साथ में, सिराजुद्दौला के साथ में। और उस टाइम भी मीर जाफर पूछा है, बाहर जब जा रहे थे सिराजुद्दौला तो पूछा कि क्या हम भी चलें, तो बोले कि नहीं आप रहने दो, क्योंकि 40,000 सेना भाई, घूमने के लिए 40,000 सेना। ऐसे ही लोग सेलिब्रिटी बन के सोचते हैं कि कहीं नहीं जा पाते हैं, मतलब कहीं नहीं जा पाते हैं ना, लोग सेल्फी करते हैं, ये कर सेल्फी ले ले भाई, ये कर ले। तो उसी प्रकार से सोचेगा कि 40,000 सेना क्या ही लेके चलना है, कहीं भी चले तो 40,000 50,000 सेना साथ में लेके। ऑलरेडी मीर जाफर के पास 40,000 सेना थी, ये दोनों के पास 10-20,000 सेना थी।
तो बोला कि नहीं, आप अपने सेना को रखिए, हम चलते हैं मीरम दाल और मोहन लाल को लेके हैं। ऐसे कहीं जा रहे थे उस टाइम सिराजुद्दौला। वो डेट थी 23 जून 1757। सिराजुद्दौला घर से निकले, मीर जाफर साथ में नहीं है, मोहनलाल और मीरम दाल दो सेनापति है इसके साथ। और रॉबर्ट क्लाइव को ये सूचना मिल जाती है कि कहीं आ रहे हैं सिराजुद्दौला, और वो अपना सेना रेडी रखा है ऑलरेडी। रॉबर्ट क्लाइव अपना सेना रेडी रखा है लड़ने के लिए। बीच रास्ते में एक पलासी का जगह है, पलासी जगह है, वहां पे क्या होता है कि वो घेर लेता है सिराजुद्दौला के सेना को रॉबर्ट क्लाइव, और लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो इसे हम जानते हैं पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी, 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी के मैदान में यह युद्ध होता है। सामने रॉबर्ट क्लाइव की सेना भारी पड़ जाती है सिराजुद्दौला के सेना पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि दो वफादार सेनापति जो मीरम दाल और मोहन लाल है, ये बोलते हैं कि सर आप इस युद्ध से निकल जाइए, क्योंकि क्या कर रहा था क्या कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव कि इसके सेना में, सेना ही नहीं बल्कि गोले बम बारूद बहुत सारे ऐसे चीजें थे, मतलब बहुत सारे गोले बम बारूद चला रहे थे, जिससे कि सेना तो मर ही रहे थे सिराजुद्दौला की। और ऐसा लगा कि युद्ध हार रहा है, तो वो दोनों मीरम दाल और मोहन लाल बोला है कि सर आप निकल जाइए सेना से, मतलब युद्ध से निकल जाइए, नहीं तो आप मारे जाएंगे। जान को बचाते हुए सिराजुद्दौला युद्ध से तो निकल गया, भागते भागते मीरन के पास गया। और मीरन कौन था? मीर जाफर के पुत्र था। मीरन मीर जाफर के पुत्र था, और उसको भी इस बात की जानकारी थी कि सिराजुद्दौला के साथ ये षड्यंत्र हुआ है और आज युद्ध होने वाला है, सिराजुद्दौला मारा जाएगा। लेकिन सिराजुद्दौला तो यहाँ भाग के चला गया, मीरन सोचता है। और मीरन के पास उस टाइम उसका दोस्त भी था, उसका नाम मोहम्मद बेग था, वो भी उसके साथ ही में है। ये सोचता है मीरन कि ये सिराजुद्दौला भाग कैसे गया युद्ध से, तो क्या करेगा, वहां पे सिराजुद्दौला को पकड़ के हत्या कर देगा लोग, मीरन मार देगा। मीरन और मोहम्मद बेग मिलके सिराजुद्दौला की हत्या वहां पे कर दी जाएगी। इस प्रकार से पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जीत, अर्थात बोल सकते हैं कंपनी की जीत होती है। और क्या होता है, यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि भारत में अंधकार युग का स्टार्ट हो गया था यहीं से। मतलब जिस टाइम से सिराजुद्दौला मारा गया, यहाँ पे तो ऑलरेडी उसकी जीत हो गई, कंपनी के गवर्नर का तो जीत हो ही गया। और एक चीज नहीं बताया, मीरम दाल और मोहन लाल दोनों वफादार सेनापति युद्ध में ही मारे गए, उस टाइम मारे गए। सिराजुद्दौला तो निकल गए थे युद्ध से, ये भले ही मीरन के द्वारा मारे गए, लेकिन वो दोनों ही युद्ध में मारा गया, लड़ते लड़ते मारा गया। लेकिन भागने के क्रम में ये सोचता है सिराजुद्दौला कि मेरे साथ ये धोखा कौन किया। हम निकल रहे थे तो वो मीर जाफर बोला है कि चले, तो हम ही रोक दिए उसको, लेकिन ये धोखा किया कौन, सोचता है। अंततः जाके मीरन के पास ये भी मारा ही गया, और पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो ही गई। इस प्रकार पलासी के युद्ध में अंग्रेजों को विजय के बाद वादे के अनुसार अंग्रेजों को बंगाल के 24 फरगने की जमींदारी दे दी गई, अर्थात 24 फरगने सौंप दी गई उसको, और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। कहा यह जाता है कि यहीं से, पलासी के युद्ध से ही भारत में अंधकार युग का शुरुआत हो गया। काफी इतिहासकार का यह स्टेटमेंट है कि यहीं से भारत में अंधकार युग का शुरुआत हो गया, तथा पलासी के युद्ध में जीतना ये भारत में अंग्रेजों का पहला नहीं था। भारतीय इतिहास के कालखंड में यहीं से आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। मीर जाफर के नवाब बनाने के बाद ही अंग्रेजों ने बंगाल का शोषण करना स्टार्ट कर दिया। बहुत बेहतरीन तरीके से बंगाल का शोषण किया गया। एक बेहतरीन जो वर्ड है ना, यहाँ पे बंगाल के लिए बहुत ही बुरा वर्ड है। आप लोग सोच सकते हैं, जो ये बेहतरीन वर्ड हम यूज किए कि बहुत बेहतरीन तरीका से बंगाल का शोषण किया, ये अंग्रेजों के हित में तो अच्छा काम था, लेकिन बंगाल के हित में बहुत ही खराब काम। मीर जाफर के नवाब बनते ही अंग्रेज बंगाल को अपने अंडर में कर लिए। भले ही बंगाल का नवाब अंग्रेज नहीं बना है, मीर जाफर ही बना है, लेकिन ये क्या करेगा, अंग्रेज मीर जाफर को अपने अंदर में शासन करवाएगा, जो बोलेगा वैसा मीर जाफर करेगा। एक बात मुख्य है कि यहाँ से कंपनी टैक्स मुक्त व्यापार करने लगा। सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान सब टैक्स मुक्त व्यापार नहीं करने देते थे, लेकिन यहाँ से कंपनी क्या बोलते हैं, कंपनी टैक्स मुक्त व्यापार करने लगा। अब बात ये है कि 1757 से लेके 1760 आते आते
बंगाल की स्थिति इतनी बदतर हो गई कि अब मीर जाफर को ये लगने लगा कि मेरे से अच्छा तो सिराजुद्दौला ही था। कम से कम बंगाल को संभाल के तो रखा था। अरे भाई, कम से कम क्या, सिराजुद्दौला बंगाल को अच्छा से रखा था। तो ये सोच रहा है कि मेरे से अच्छा तो जो शासक वही था, क्योंकि देखिए अंग्रेज जो भी कंपनी का गवर्नर है वो बहुत अच्छे से मतलब चलाएगा, क्या बोलते हैं, बंगाल को अपने अंदर में रखेगा, जो बोलेगा वैसे मीर जाफर करेगा, अपने शासन में रहेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से बंगाल का शोषण कर लिया वहां पे, बहुत बेहतरीन तरीके से बंगाल का शोषण कर लिया, कुछ भी नहीं बचा बंगाल में। तब मीर जाफर को लगेगा कि इस बंगाल को अब हमसे नहीं समझेगा, इससे हमसे ज्यादा अच्छा जो भी शासक है, एक मेरा दामाद है जिसका नाम मीर कासिम है, वो बंगाल को संभाल लेगा। अब ये कौन सोच रहा है? मीर जाफर सोच रहा है। मीर जाफर क्या सोच रहा है कि एक बंगाल को संभालने वाला भी दिख रहा है जो कि है मीर कासिम, वही बंगाल को संभाल सकता है अब यहाँ से। तो अंग्रेज को इस चीज से थोड़ी मतलब है कि आप बंगाल का नवाब रहे या कोई दूसरा रहे। अंग्रेज सोचेगा कि टैक्स मुक्त व्यापार जो भी हमको करवाए वो अच्छा नवाब है यहाँ का। और ऐसा ही हुआ, बंगाल का नवाब अगला मीर कासिम बन जाएगा। 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब कौन बन जाएगा? मीर कासिम बन जाएगा। और एक्चुअली में मीर कासिम एक योग्य शासक निकला, जो कि अंग्रेज भी ये उम्मीद नहीं रखा था कि मीर कासिम इतना योग्य शासक है। सही में बंगाल को संभाल लिया। वो सबसे पहले मुर्शिदाबाद से राजधानी को मुंगेर में कर दिया, मुंगेर में बम बंदूक का कारखाना खोल दिया, मतलब कि, और टैक्स मुक्त व्यापार अंग्रेजों को नहीं करने दिया, सारा टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया कंपनी से। अब तो उसको दिख रहा था मीर जाफर को कितना अच्छा हम लोग नवाब बनाए थे, ये अब आके एक सरदर्द और बन गया, टैक्स मुक्त व्यापार करने ही नहीं दे रहा है। अब सोचेगा कि ये मीर कासिम को कैसे हटाया जाए गद्दी से। अंग्रेज बार बार तो यही सोचेंगे, जो भी उसके हित में काम नहीं करेगा उसको चाहेंगे कि बंगाल के नवाब से हटाया जाए, गद्दी से हटा दे हम इसको। मीर कासिम क्या किया कि मुर्शिदाबाद से हटा के राजधानी को मुंगेर कर ही दिया, बम बंदूक के कारखाने की ये सब का कारखाना खोल ही दिया मुंगेर में। मतलब कि अंग्रेजों का हस्तक्षेप वहां पे कम था, जैसे कि वहां पे अंग्रेजों का हस्तक्षेप ज्यादा था और यहाँ पे अंग्रेजों का हस्तक्षेप कम था, इसलिए मुंगेर में वहां से राजधानी ये मीर कासिम लाया। और क्या हुआ यहाँ पे, ये बात अंग्रेजों को काफी खटकने लगी। अब समझिए आप ही कि आप किससे लड़ाई किए हैं, झगड़ा किए हैं, आपकी किससे दुश्मनी है, और आप बम गोला बंदूक लेके अपने पास रखें तो सामने वाला को कैसा लगेगा। तो इसी प्रकार से इस टाइम तो दुश्मनी ही बोलेंगे ना। अंग्रेजों से दूर रिश्ता बना लिया, ये क्या बोलते हैं, मीर कासिम अंग्रेजों से दूर रहने लगा। तो ये अंग्रेजों को गलत लगा कि नहीं, मीर कासिम गलत कर रहा है, हम लोग के हित में ये काम नहीं कर रहा है, टैक्स मुक्त व्यापार नहीं करने दे रहा है, वगैरह वगैरह की बातें अंग्रेजों के माइंड में आने लगी और चाहेगा कि मीर कासिम को जल्दी नवाब के पद से हटा दे। और फिर वही करेगा, मीर कासिम को भी नवाब के पद से हटा देगा और फिर मीर जाफर को नवाब बनाएगा। मीर जाफर को फिर नवाब बनाएगा। ये बोलेगा नहीं नहीं भाई साहब, हमको नवाब नहीं बना, लेकिन फिर भी मीर जाफर को नवाब बनाएगा ये अंग्रेज। फिर से कंपनी शोषण करना स्टार्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे मीर कासिम तो अच्छा नवाब था ना, अच्छा शासक था ना, ये बैठने वाला नहीं है। ये चला जाएगा अवध के नवाब के पास। मीर कासिम जाएगा अवध के नवाब के पास और वहां पे मदद मांगेगा। अवध के नवाब वहां पे उस टाइम सुजाउद्दौला थे और मदद मांगेगा कि सर अंग्रेजों को भारत से निकालना बहुत जरूरी है, और इसकी सराहना कर दी है वो भी कि हाँ ठीक है। तो ये बोला मीर कासिम कि ये आपसे मिल के ही पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास 1 लाख सेना है, मेरे पास कुछ नहीं थे, हम तो नवाब थे, हमको उस पद से भी हटा दिया गया। तो आपके पास 1 लाख की सेना है, आपसे पॉसिबल है, आप हमसे मिलकर चला जाए, अंग्रेज से युद्ध किया जाए और अंग्रेज को भारत से हटाया जाए। सुजाउद्दौला तैयार हो गए कि हाँ ठीक है भाई, चलिए जाएगा, हटाया जाए अंग्रेज को। लेकिन यहाँ पर सुजाउद्दौला बोलेंगे एक बार मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से मिल लिया जाए। तो मीर कासिम बोलेंगे कि ठीक है, उनसे मिल लिया जाए। और दोनों क्या बोलते हैं, मीर कासिम जाएगा यहाँ पर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के पास। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय भी रेडी हो गए। 3 लोगों की एक अच्छी सेना भी तैयार हो गई, 3 लोगों से अच्छी सेना बन गई। 1 लाख तो ऑलरेडी उनके पास ही सेना थी, सुजाउद्दौला के पास थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक डेट निर्धारण किया, 20 अक्टूबर एक डेट निर्धारण किया, 20 अक्टूबर 1764, और बक्सर का मैदान निर्धारित किया गया। यहाँ पे ये तीनों लोग क्या किए कि 20 अक्टूबर और 1764 में बक्सर का मैदान निर्धारित किया। और इस बात की सूचना अंग्रेज तक नहीं थी। अंग्रेज नहीं जानता था कि हमारे द्वारा ये एक युद्ध की रणनीति अपना रहा है कौन, मीर कासिम। मीर कासिम तीनों लोग मिल थे। 20 अक्टूबर 1764 के दिन बक्सर का युद्ध होना था और हुआ भी, ऐसा ही हुआ। लेकिन इसकी सूचना अंग्रेजों को बहुत पास में जाके 20 अक्टूबर का डेट जब आने ही वाला था, कहने का मतलब कि कुछ दिन पहले अंग्रेजों को इस बात की सूचना मिली कि आप लोगों से मतलब युद्ध होने वाला है। और अंग्रेजों के लिए एक बहुत सा मतलब बोल सकते हैं कि बड़ा चीज ये हो गया, ये युद्ध होना, क्योंकि दिख रहा है कि अवध का नवाब
क्या बोलते हैं भी इसके साथ में है, और नवाब सुजाउद्दौला भी इसके साथ में है, और इधर मुगल शासक भी साथ में है, और मीर कासिम तो ठीक है कुछ नहीं इसके पास, लेकिन माइंड तो है ना कम से कम। ये तीनों लोग मिलकर जब लड़ेंगे तो हम लोग की सेना तो इन लोग के सामने ऐसे ही कम पड़ जाएगी। तो सबसे बड़ी चुनौती थी अंग्रेजों के लिए कि इन लोग से युद्ध कैसे किया जाए, और हाल फिलहाल में डेट भी रख दिया गया था कि आप लोग से इस दिन युद्ध होगा ही होगा बक्सर के मैदान में। तो अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती तो होगी ही ना होगी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं मिल रहा था। काफी सोचने विचारने के बाद हेक्टर मुनरो रेडी हुआ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने के लिए। काफी लोगों को पैसा देकर मन बहलाकर रेडी किया गया, तो 10,000 की सेना रेडी हुई हेक्टर मुनरो के सेना में, अर्थात अंग्रेजों की सेना में, इस युद्ध का सामना करने के लिए। तो 20 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दौला को मिलके, इधर विपक्ष में कौन रहते हैं, हेक्टर मुनरो, जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हैं। ये जब आमने सामने सेना 20 अक्टूबर 1764 को होती है, तो इधर देखता है लोग कि मेरे तरफ 1 लाख की सेना है और सामने देखता है कि 10,000 की सेना है। इन लोग को लगता है कि जितना सेना है उसके पास उतना तो हम लोग के पास हाथी ही है केवल। कौन सोचेगा ये बात, मीर कासिम सोचेगा, क्योंकि जितना सेना 10,000 सेना थी इसके पास, हेक्टर मुनरो के पास, और इन लोगों के पास 10,000 से अधिक हाथी ही थी केवल। 1 लाख की सेना तो बात ही छोड़ दीजिए आप आदमी की, 10 लाख हाथी ही थी। सोचा लोग कि ये लोग क्या ही चलेगा, हाथी ही छोड़ देंगे, हम लोग हाथी के साथ ही चलेंगे, सबको कुचल के फेंक देंगे। ये लोग के माइंड में ये चल रहा था। लेकिन हेक्टर मुनरो ने अपने सेना में बम, गोले, बंदूक, तोप का यूज किया। हेक्टर मुनरो इसका यूज किया, ये इन लोगों को नजर ही नहीं आ रहा था। क्योंकि आप भूल रहे हैं मीर कासिम मुंगेर में क्या किया है, तोप, गोला, बंदूक का कारखाना खोला था। वो तो मीर जाफर अब नवाब बन गया है, वो तो इन लोग के अंदर में आ गया है। वो सारी चीजों का यूज करेगा इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में बहुत बड़ा लड़ाई होगा। वो उधर लड़ाई स्टार्ट होता है मतलब, और तोप स्टार्ट करता है मारना, लगेगा हेक्टर मुनरो तोप मारवाने। और इधर से हाथी देखिए, अब 10,000 की सेना में और 1 लाख की सेना में जब हाथी जो 10,000 जो है, अब सोचेगी कि आज तक से तो युद्ध में ये सब गोला बम बारूद है देखा ही नहीं हमने, ये क्या है। अब हाथी क्या करेगा कि सामने ना जाके तो गोला बारूद का सामना नहीं करके ये यू टर्न ले लेगा। अब आप समझिए कि जहां 1 लाख की पीछे सेना है और हाथी यू टर्न ले ले, तो लोग रहेंगे वहां पे। इन्हीं लोग के सेना में भगदड़ मच गई। अब तो 1 लाख की सेना ही 10,000 के सामने कम पड़ गई। भाई साहब हाथी तो आप ही लोग की तरफ मुड़ गई, काफी भगदड़ हो गया। इस प्रकार से बक्सर के युद्ध में भी हेक्टर मुनरो का जीत हो गया। इस प्रकार से हेक्टर मुनरो का युद्ध, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो का जीत हो गया, और सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को यहाँ से बंदी बना लिया गया। इस युद्ध में शाह आलम और किसको, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को बंदी बना लिया गया, और मीर कासिम भाग जाता है। यहाँ से मीर कासिम भाग जाता है, लेकिन इसको बंदी बना, इन 2 लोगों को बंदी बना लिया जाता है। इस प्रकार से बक्सर के युद्ध में जीतने के बाद पूरी उत्तर भारत पे ब्रिटिशों का विजय हो जाता है। आप सोच लीजिए ना कि सुजाउद्दौला और ये शाह आलम द्वितीय ये दिल्ली तक, मतलब इधर से बंगाल तो ऑलरेडी प्लासी के युद्ध में जीत ही लिया था, तब वहां तक शासनकाल हो गई ब्रिटिशों की। तो इस प्रकार से माना जाता है कि पूरी उत्तर भारत में इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का शासनकाल हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अंग्रेजों का बंगाल पे विजय आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए दोस्त, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।